इशिका गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। बाकी बच्चे कहाँ गए हैं? जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए क्लास को। जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए क्लास को। चलिए इतना हम जल्दी से रिवीजन मारते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है। रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर चल रहा है। रेजिडेंशियल स्टेटस में कितने सेक्शन हैं? सत्यम बताइए आप। रेजिडेंशियल स्टेटस में कितने सेक्शन है टोटल? 5 सेक्शन है। कौन कौन से सेक्शन है? 5। सेक्शन 5, 6, 7, 8 एंड 9। कौन सा सेक्शन फिलहाल चैप्टर के अंदर ब्लैंक है? सेक्शन 8, यानी कि सेक्शन 8 में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। सेक्शन 5 किस चीज का है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सेक्शन 6 किसका है? रूल्स टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस। सेक्शन 7 किस चीज का है? इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। और सेक्शन 9 किस चीज का है? इनकम डीम्ड टू एक्रू एंड राइज इन इंडिया। सेक्शन 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है कि 2 तरह की इनकम होती हैं, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम कौन कौन सी होती है? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रू एंड राइज इंडिया, डीम्ड टू एक्रू एंड राइज इंडिया। फॉरेन इनकम कौन सी होती है? इनकम एक्रू एंड राइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया होती है। टोटल रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल के कितने तरह के हो सकते हैं? या तो होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या वो होगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या होगा नॉन रेजिडेंट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो 3 तरीके के रेजिडेंशियल स्टेटस हो सकते हैं इंडिविजुअल के। अगर इंडियन इनकम है तो वो हर हाथ में टैक्सेबल होगी, वेदर यू आर ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वेदर यू आर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वेदर यू आर नॉन रेजिडेंट। अगर फॉरेन इनकम है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के हाथ में हमेशा टैक्सेबल होगी, नॉन रेजिडेंट के हाथ में कभी भी टैक्सेबल नहीं होगी, लेकिन नॉट ऑर्डिनरी के हाथ में एक केस में टैक्सेबल हो सकती है, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होगी। और वो केस क्या है कि इफ फॉरेन इनकम डिराइव्ड फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया और सेटअप इन इंडिया। है तो बाहर की ही इनकम, ठीक है ना, लेकिन अगर वो ऐसा बिजनेस और प्रोफेशन और सिर्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन, टोटल जो हमारे हेड्स ऑफ इनकम है वो कितने होते हैं? 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। लेकिन उसमें से केवल बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए ही ये एक्सेप्शन है कि अगर बाहर ही एक्रू हो रही है, बाहर ही अराइज हो रही है, लेकिन वो एक ऐसा बिजनेस और प्रोफेशन है जो कि कंट्रोल इंडिया से होता है, तो भी इनकम यहां टैक्सेबल हो सकती है। इज इट क्लियर? चलिए, तो इसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 6 भी स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। सेक्शन 6 किसका है? सेक्शन 6(1) है रूल्स टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के उसमें 2 बेसिक कंडीशन होती हैं, कुछ विद सम एक्सेप्शन। इफ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाइड एनी वन आउट ऑफ द 2 बेसिक कंडीशन, देन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। और व्हाट आर द वो 2 बेसिक कंडीशन कौन सी हैं? पहली बेसिक कंडीशन है he has been in India for at least 182 days during the relevant previous year, या और he has been in India for at least 60 days or more during the relevant previous year and 365 days or more during the 4 previous year immediately preceding the relevant previous year. However, this rule has some exception. or what are the exception? Exception number 1, अगर Indian citizen है, goes outside India for employment purpose, अगर इंडियन सिटीजन है और एम्प्लॉय है, क्रू मेंबर है इंडियन शिप का, गोज आउटसाइड इंडिया एज ए मेंबर ऑफ क्रू, तो ये इन 2 केसेस में ओनली कंडीशन नंबर 1 इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाइड, कंडीशन नंबर 2 इज नो रेलेवेंट। एक तीसरी एक्सेप्शन भी है, अगर इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया फॉर ए विजिटिंग पर्पज, तो उस केस में क्या होगा? अभी कंडीशन नंबर 1 इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाइड, कंडीशन नंबर 2 इज नो मोर रेलेवेंट। लेकिन ये जो सच पर्सन है, जो थर्ड मैंने एक्सेप्शन बताई है, यानी कि इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन है और जो इंडिया विजिटिंग पर्पज के लिए आता है, एक इस बात से एक अमेंडमेंट और आया है कि अगर इसकी टोटल इंडियन इनकम अदर देन फॉरेन इनकम बट इंक्लूडिंग 1 फॉरेन इनकम विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, अगर एक्सीड करती हैं 15 लाख रुपए से ज्यादा, अगर 15 लाख रुपए से ज्यादा करती हैं,
तो इसके लिए जो एक्सेप्शन काम करती है, इसे रेजिडेंट बनाने के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, या तो वो 182 डेज और मोर रह जाए इंडिया में, या तो वो प्रीवियस में 120 डेज और मोर रह जाए और पिछले 4 सालों में 365 दिन रह जाए। कुल मिला के अगर जो इस बार का अमेंडमेंट अगर हम देखते हैं तो जो सेकंड बेसिक कंडीशन है उसमें 60 दिन की जगह 120 दिन किया गया है। और जो शुरू के 3 एक्सेप्शन अगर ध्यान दें आप, तो सेकंड बेसिक कंडीशन की कोई भी रेलेवेंसी नहीं है, लेकिन जो इस बार अमेंडमेंट आया उसमें सेकंड बेसिक कंडीशन की रेलेवेंसी तो है, लेकिन 60 दिन की जगह क्या कर दिया गया, उसे 120 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा एक अमेंडमेंट और आया था, अब वो कौन सा था, डीम्ड रेजिडेंट का। कौन सा था वो, डीम्ड रेजिडेंट का। डीम्ड रेजिडेंट में क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन पे लगता है, इंडियन ओरिजिन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, जिसकी टोटल इंडियन इनकम अदर देन फॉरेन इनकम बट इंक्लूडिंग वन फॉरेन इनकम विच इज फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, अगर वो ज्यादा है 15 लाख से ज्यादा तो उसे ऑलवेज क्या माना जाएगा, रेजिडेंट ही माना जाएगा, बशर्ते कि उसके ऊपर किसी और देश में या किसी और टेरिटरी में इस तरह का प्रोविजन ना हो, इस तरह का प्रावधान ना हो, उसके ऊपर टैक्स ना लगता हो। ये हमारा हो गया था रेजिडेंट का। अब बात आती है ऑर्डिनरी रेजिडेंट की और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की। व्हेन ए इंडिविजुअल सेड टू बी नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया, कब माना जाएगा, ये 4 कंडीशन है एडिशन, कोई सी भी एक सेटिस्फाइड कर दो, हमेशा क्या मान लिए जाओगे, नॉट ऑर्डिनरी मान लिए जाओगे। क्या, या तो आप पिछले 10 सालों में, पिछले 10 साल कौन से, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पहले, मतलब रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ दीजिए, उससे पहले के 10 साल, यानी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2021, तो यानी कि 1920, 1819 और पीछे की आप चलते चले आइए, तो पिछले 10 सालों में अगर 9 साल वो क्या था, एनआर था, तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। अगर या तो ये या दूसरी कंडीशन, पिछले 7 सालों में रेलेवेंट प्रीवियस को छोड़कर उससे पहले के 7 सालों में 729 डेज या उससे कम था, तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। या आप जो इस बार जो 2 अमेंडमेंट आई हैं रेजिडेंट वाले में, तो डीम्ड रेजिडेंट हमेशा ही नॉट ऑर्डिनरी माना जाएगा, और जो सच पर्सन वाली अमेंडमेंट आई है 15 लाख रुपए से ऊपर वाली, तो उसमें भी हमेशा ही क्या माना जाएगा, वो नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट माना जाएगा। इस लैंग्वेज को मैंने कन्वर्ट अपनी लैंग्वेज में करवा के दूसरी भाषा में भी लिख दिया था, और वो जरूरी है कि अगर एक चीज को, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जा रहे हैं, उसके लिए स्टडी कर रहे हैं, तो अगर एक चीज की डिफरेंट लैंग्वेज है, सभी पर मास्टरी होनी जरूरी है। अदरवाइज पेपर में अगर किसी और लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर आ गया तो बच्चों को जो शिकायत रहती है कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो वो इसी वजह से शिकायत रहती है कि रट्टाफिकेशन लगा रखा था आपने लैंग्वेज का, उसे अंडरस्टैंड नहीं कर रखा था कि इसी बात को हम डिफरेंट लैंग्वेज में किस किस तरीके से लिख सकते हैं। तो 2 ही तरीके होते हैं लिखने के, वो मैंने दोनों के दोनों आपको डिस्कस कर दिए थे। और एक चीज और थी, जो क्रू मेंबर था इंडियन शिप का, उसके लिए एक्सेप्शन थी कि जो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जिस दिन वो साइन करेगा ड्यूटी ज्वाइन करते हुए, और जिस दिन वो ड्यूटी से बाहर आएगा, वो वाले जो दिन हैं उसके नहीं माने जाएंगे कि वो इंडिया में है। तो हमने इसका एक क्वेश्चन भी कर लिया था। आज हमारी बारी थी, आज हमें करना था क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि हमने इंडिविजुअल का रेजिडेंस स्टेटस तो पढ़ ही लिया, मेन यही है इंडिविजुअल का रेजिडेंस स्टेटस, बाकी तो बस सिंपल से पॉइंट हैं। अगले 2-3 क्लासेस में आई थिंक 3 क्लासेस में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं, जल्दी से निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 पर क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं जी क्या कहना चाह रहे हैं। सब बच्चों ने निकाल लिए होंगे अपने नोट्स को। ब्रेट ली, एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर प्लेयर, विजिट्स इंडिया फॉर 100 डेज इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। 100 डेज वो हर साल इंडिया में आता है। ब्रेट ली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, इससे पता लग रहा है कि वो सिटीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया होगा। दिस हैज बीन हिज प्रैक्टिस फॉर द पास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर। ये जो उसकी प्रैक्टिस है पिछले 10 सालों से भाई यही प्रैक्टिस उसकी चल रही है। फाइंड आउट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। ए बी सी 3 कैटेगरी है, हमें कैटेगरी ए की बात करनी है अभी कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए हमें पता लगे। देखिए सबसे पहले आप रेजिडेंट की बात करेंगे कि वो रेजिडेंट कब होता है। क्या ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जो इंडिया में आ रहा है खेलने के लिए, विजिटिंग करने के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा, यहां पर
विजिटिंग पर्पज के लिए आ रहा है, कभी आपका भ्रम जाए कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर यहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए आ रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है विजिटिंग पर्पज के लिए आ रहा है। तो क्या कोई एक्सेप्शन लगती है बेसिक कंडीशन की? सबसे पहले तो आप रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की ही बात करेंगे, एडिशनल कंडीशन की तो बाद में बात करेंगे। जल्दी से घर पे जो बच्चे क्लास देख रहे हैं तो बताएं वो कि क्या कोई एक्सेप्शन काम करती है या नहीं काम करती है, जल्दी से बताइए क्या कोई एक्सेप्शन काम करती है इसके ऊपर या नहीं करती है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली हम सोचना स्टार्ट करेंगे कि दो बेसिक कंडीशंस होती हैं या कुछ और भी अलग से सोचना है इसके ऊपर। जल्दी से जवाब दीजिए अपना, और आप लोग भी सोचिए। सत्यम इसी का सामने भी बैठी है, इसी का हमारी ऑनलाइन क्लास की भी स्टूडेंट है, और मनीषा भी सामने, मीनाक्षी है। तो जल्दी से जवाब दीजिए, क्या कोई एक्सेप्शन लगती है? एक्सेप्शन या तो इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन, यही सारे नाम है, ये इंडियन क्रू के मेंबर हैं, ये सारे नाम है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो यानी कि ये रेजिडेंट बन जाएगा अगर ये दो बेसिक कंडीशन में कोई सी भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड करता होगा तो। ठीक है, जल्दी से सोचिए, मैं भी पानी पी लेता हूं, जल्दी से सोचिए। एक्सेप्शन कोई काम नहीं करती, तो दो बेसिक कंडीशन क्या है कि या तो वो 182 दिन इंडिया में हो प्रीवियस ईयर में, जो कि नहीं है क्योंकि 100 डेज का ही इसका पार्ट रिकॉर्ड है, या पिछले साल 60 दिन हो, उससे पहले के 4 सालों में कितने दिन हो, 365 दिन हो। तो देखिए क्योंकि पिछले 10 सालों से ये 100 दिन आ रहा है, तो बट ऑब्वियसली बात है 20-21 प्रीवियस ईयर में ये 60 डेज और मोर तो हो गई, और उससे पहले के 4 सालों में यानी कि 19-20 की बात करें, 18-19 की बात करें, 17-18 की बात करें, और 16-17 की बात करें, 100 दिन हमेशा आ रहा है, यानी 4 सालों में कितने दिन आ रहा है, 400 दिन आ रहा है। तो 365 दिन से ज्यादा हो गए। बिकॉज ब्रेटली सेटिस्फाइड सेकंड बेसिक कंडीशन, ही इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब जल्दी से सोचिए, देखिए अगर बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो हमारा आंसर यही खत्म हो जाता है कि नॉन रेजिडेंट है। लेकिन अगर बेसिक कंडीशन विद एक्सेप्शन कोई सी भी सेटिस्फाइड होती है तो हमें आगे जाना पड़ेगा कि क्या ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनाने के लिए हमने क्या कहा था, इसलिए मैंने ऑर्डिनरी की भी कंडीशन आपको लिखवा दी। मेनी टाइम्स ऐसा होगा कि हमें नॉट ऑर्डिनरी जल्दी से हमें पता लगेगा, मेनी टाइम्स ऐसा होगा कि ऑर्डिनरी जल्दी से पता लगेगा। हमें तो जल्दी डिसीजन पे पहुंचना है कि ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी के लिए चारों में से कोई सी भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड कीजिए, चारों में से कोई सी भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड कीजिए। क्या वो 10 सालों में, पिछले 10 सालों में 9 साल एनआर था? नहीं था वो। क्यों? क्योंकि जब आप 1920 देखेंगे तो 1920 में भी वो 100 दिन था, यानी 60 दिन उससे ज्यादा था, और उससे पहले के 4 साल आप देखेंगे तो 365 दिन बैठ जाएंगे। तो यानी कि वो एनआर नहीं था 9 सालों में, बल्कि 10 के 10 सालों में वो क्या था, रेजिडेंट था। तो वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। इसके अलावा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की क्या कंडीशन थी कि क्या पिछले 7 सालों में वो 730 दिन या उससे कम था। अब पिछले 7 सालों में जब देखेंगे तो 100 × 7 अगर आप देखेंगे तो केवल 700 डेज ही उसके पास आएंगे। अब क्योंकि 700 डेज आ रहे हैं, इसका मतलब है लेस देन 729 डेज हैं। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जो ब्रेटली है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से जवाब दीजिए, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया हो जाएगा। बढ़िया जवाब इसी का। तो यहां पर ये पूरा का पूरा इसमें सॉल्यूशन लिखा हुआ है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? एक बार रीडिंग लगा लेते हैं हम इसकी भी, किस तरह से आंसर दिया हुआ है। डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ब्रेट ली फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021 इज 100 डेज। कैलकुलेशन ऑफ पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 100 × 4 यानी कि 400 डेज। तो ये आपको दिख ही रहा है कैलकुलेशन। ब्रेट ली हैड बीन इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 and for a period of more than 365 days during the 4 immediately preceding previous year. Therefore, since he satisfied one of the basic conditions under section 6(1), he is resident for assessment year 21-22. अब पिछले 7 सालों के दिन क्यों गिन रहे हैं हम लोग?
जिससे वो नॉट ऑर्डिनरी पता लगे, क्योंकि अगर एक बार रेजिडेंट हो जाता है तो हमें नॉट ऑर्डिनरी के लिए कोई सी भी एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ती है। तो 7 सालों में 700 दिन था, तो इसका मतलब है 730 दिन से कम था, इसलिए वो क्या बन गया, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गया। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। अब दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है इसी में, वुड योर आंसर चेंज इफ द अबव फैक्ट्स रिलेट टू श्रीनाथ, एन इंडियन सिटीजन हु रिसाइड्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड रिप्रेजेंट द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम? चेंज होगा क्या आपका आंसर अगर ये श्रीनाथ से रिलेटेड फैक्ट हैं? और ये मान लीजिए कि श्रीनाथ फिलहाल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को ही लीड कर रहा है, तो वो 100 दिन इंडिया में आता है विजिटिंग पर्पज के लिए, क्या आपका आंसर चेंज हो जाता इस बात से? क्या हो जाता इस बात से? देखिए, अगर इंडियन सिटीजन है और वो इंडिया में आता विजिटिंग पर्पज के लिए, तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो इंडियन सिटीजन है और विजिटिंग पर्पज के लिए आ रहा है। मीनाक्षी ने भी ज्वाइन कर लिया है घर से ही। तो मीनाक्षी गुड मॉर्निंग, आज भी लेट ज्वाइन किया है आपने, सही समय पर नहीं आना चाहते हो आप। तो क्या आपका आंसर चेंज होता? क्या आपका आंसर चेंज होता? तो अगर कोई इंडियन सिटीजन विजिटिंग पर्पज के लिए आता है तो बताइए, तो उसके लिए कंडीशन नंबर 1 इज नॉट रेलेवेंट, ओनली कंडीशन नंबर 2 इज रेलेवेंट, सॉरी कंडीशन 1 इज रेलेवेंट, कंडीशन नंबर 2 इज नॉट रेलेवेंट, ओनली कंडीशन नंबर 1 इज रेलेवेंट, कंडीशन नंबर 2 इज नॉट रेलेवेंट। अब बिकॉज इस केस में कंडीशन नंबर 1 इज नॉट सेटिस्फाइड, तो ही इज ए नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको बच्चों को क्लियर है? सी पॉइंट, वो व्हाट वुड बी योर आंसर इफ श्रीनाथ हैज विजिटेड इंडिया फॉर 120 डेज इंस्टेड ऑफ 100 डेज एवरी ईयर इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर 2021। अब 120 डेज का जिक्र करा है, इनकम बताई नहीं है, तो इसके दो आंसर हैं। देखिए, जो इंडियन सिटीजन है और विजिटिंग पर्पज के लिए आता है, जिसकी टोटल इनकम इंडिया की 15 लाख से ज्यादा है, तो वहां पर अगर आपको ध्यान हो तो दो बेसिक कंडीशन में से एक सेटिस्फाइड करनी पड़ती है। तो अगर इसकी इनकम हुई 15 लाख से ज्यादा है, तो इसका मतलब है ये एक्सेप्शन वाली जो कंडीशन है जो इस बार आई है वो सेटिस्फाइड कर रहा है, तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी इनकम 15 लाख से कम हुई तो आंसर बी और सी एक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो इस बार एक्सेप्शन आया है वो तभी तो आएगा अगर टोटल इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा होगी। अगर 15 लाख से ज्यादा नहीं है तो वो एक्सेप्शन काम नहीं करती है। यानी कि सी पॉइंट में दो आंसर आएंगे। अगर 15 लाख से ज्यादा है तो जो नया एक्सेप्शन आया है उसकी कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाइड है। अब सेटिस्फाइड है तो क्या हो जाएगा, ये रेजिडेंट हो जाएगा। अब रेजिडेंट हो जाएगा, लेकिन हमेशा ही क्या हो जाएगा फिर, ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी माना जाएगा। हमेशा ही क्या माना जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी माना जाएगा, क्योंकि नॉट ऑर्डिनरी में भी एक्सेप्शन आई है। तो सी वाले पॉइंट को देखिए, दो तरह से हमें लिखना पड़ेगा। और अगर इसकी इनकम हुई 15 लाख से कम तो फिर एक्सेप्शन में नहीं आता है, फिर तो मेन सेक्शन की वजह से ही क्या माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। समझ में आ गया हो तो बताइए सब बच्चों। ये जो सी पॉइंट था लिटिल बिट टेक्निकल है, क्योंकि इस बार का जो एक अमेंडमेंट है वो भी लग रहा है इसमें। तो इन दिस केस इफ श्रीनाथ टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीड 15 लाख, he would be treated as resident but not ordinarily resident in India for previous year 2021, since his stay in India is 120 days in previous year 2021 and 480 days in the immediately for preceding previous year. If his total income excluding income from foreign sources does not exceed 15 lakh, he would be treated as non-resident in India for previous year 2021, since his stay in India is less than 182 days in the previous year 2021. ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें कुछ बारीकी बातें शामिल थी। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए जल्दी से, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए जल्दी से। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर नजर डालते हैं। बी ए कैनेडियन सिटीजन कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 16-17। बी एक कैनेडियन सिटीजन है, पहली बार इंडिया आता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 16-17 में पहली बार आया है, यानी कि उससे पहले कभी भी नहीं आया, उससे पहले का रिकॉर्ड इसके पास नहीं है इंडिया आने का। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 एंड 20-21 ही वाज इन इंडिया। ध्यान दीजिए कितने कितने साल था इंडिया में, ये कितने कितने साल था, 55 डेज था, 60 डेज था, 90 डेज था, 150 डेज था एंड 70 डेज था। यानी कि जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है उसमें तो 70 डेज था रेस्पेक्टिवली। डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। क्या इसके ऊपर कैनेडियन सिटीजन के ऊपर कोई एक्सेप्शन काम करता है? अगर देखो इंडियन ओरिजिन हुआ या इंडियन सिटीजन हुआ, जितने भी एक्सेप्शन है इन्हीं के ऊपर काम करते हैं। तो अगर कोई इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन नहीं तो कोई सोचना ही नहीं है, ज्यादा अपने दिमाग पे क्यों जोर डाले। समझ में आ रही है बात आपके? तो कैनेडियन सिटीजन है, अगर इसे रेजिडेंट बनना है तो क्या सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी? 1 आउट ऑफ द 2 बेसिक कंडीशन। क्या पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होती नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही है, क्योंकि 70 दिन है, वहां तो 182 दिन लिखा। लेकिन उम्मीद है कि शायद सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। वहां पे क्या चाहिए? 60 दिन प्लस 365 दिन। 365 दिन में आप ये देखिए 150 दिन रहा है, 90 डेज रहा है, 60 दिन रहा है, 55 दिन रहा है। क्या ये 365 दिन उससे ज्यादा बैठते हैं? मुझे तो नहीं लगते देखने में। देखिए आप एक बार कितने दिन बैठते हैं, टोटल मारिए, फटाफट कैलकुलेटर निकालिए, कितना टोटल आता है? 355। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हो, कभी गलती हो जाए, बच्चे समझे कि सर को टोटल मारना भी नहीं आता, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो इसी का जवाब भी 355 आया है। तो लेस देन 365 डेज है। नन ऑफ द बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड, सो मिस्टर बी इज ए नॉन रेजिडेंट। जब नॉन रेजिडेंट होता है तो क्वेश्चन आगे जाता ही नहीं है। सबको क्लियर है ये चीज? सभी बच्चों को क्लियर है ये? क्वेश्चन नंबर 4 जो है 1 2 3 मैंने कराई दिया। क्वेश्चन नंबर 4 HUF का है। ये 5 जो है ये सेक्शन 5 का है, ये भी हम बाद में देखेंगे। ये हमारे जो क्वेश्चन हैं स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं A to Z, जो भी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप घर से कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा, होमवर्क है ये सभी बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपको घर से करना है, सभी बच्चों के लिए होमवर्क है ये, सभी बच्चों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 करना है एक आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है? इसमें भी पूछा है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। ये भी क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको घर से करना है। तो 9 एंड 10 को नोट कर लीजिए कि सभी बच्चों को घर से करना है। 9 एंड 10 सभी बच्चों को घर से करना है। इसके बाद ये थ्योरी का कोई क्वेश्चन है। 13 में भी नहीं पूछा आपसे रेजिडेंशियल स्टेटस। 9 और 10 करना है, 9 और 10 करना है सभी बच्चों को, ठीक है। कोई दिक्कत होगी नेक्स्ट क्लास में मैं देख लूंगा। अब हमें रूल्स पढ़ने हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। रूल्स फॉर HUF, इंडिविजुअल के रूल खत्म हो गए हैं, अब हमें पढ़ने हैं HUF के रूल। तो लिखना स्टार्ट करेंगे सभी बच्चे मेरे साथ, सभी बच्चे लिखना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। चलिए, सेक्शन 6(2) है ये सेक्शन। सब सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे रूल्स किसमें आपके सेक्शन 6 में है, रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करने के। कोई सेक्शन 6(1) में है, कोई सेक्शन 6(2) में है, कोई सेक्शन 6(3) में है, तो बारीकी से सब सेक्शन याद नहीं रखने हैं। तो रूल्स फॉर HUF, रूल्स टू डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस में से
शॉर्ट फॉर्म में RS लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा, कभी रुपीज ना समझ लें आप इसे। रूल्स टू डिटरमाइन रेजिडेंस स्टेटस ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। दिस इज सेक्शन 6(2). रूल्स टू डिटरमाइन रेजिडेंस स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। रूल्स टू डिटरमाइन रेजिडेंस स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सेक्शन 6 क्लॉज 2। NHUF इज, लिखिएगा फिर मैं समझाता हूं। NHUF इज said to be resident in India in all cases. NHUF is said to be resident in India in all cases except where entire control and management of its affairs का मतलब कभी आप गलत समझ लें, काम काज, जो बिजनेस है, जो भी कामकाज हैं, एक्सेप्ट वेयर एंटायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। एक HUF हमेशा ही रेजिडेंट कहलाई जाएगी सभी केसेज में जब तक कि उसका एंटायर कंट्रोल मैनेजमेंट अफेयर्स का आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड ना हो। इन अदर वर्ड्स, ये तो जो लॉ मेकर्स ने लैंग्वेज दे रखी है वो मैंने लिखवाई दी आपको। इन अदर वर्ड्स, अगर हम बात करें कलर में थोड़ा वो चेंज कर लेता हूं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं आपके सामने। इफ पार्ट कंट्रोल ऑफ HUF इज सिचुएटेड इन इंडिया, बताइए क्या होगा रेजिडेंस स्टेटस। इफ पार्ट कंट्रोल ऑफ HUF इज सिचुएटेड इन इंडिया, ये रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट होगी। अगर पार्ट कंट्रोल इंडिया में सिचुएटेड है तो पार्ट कंट्रोल आपका आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड होगा। पार्ट में 50-50% भी हो सकता है, 90 और 10% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बताइए अगर पार्ट कंट्रोल HUF का इंडिया में सिचुएटेड है तो व्हाट इज द रेजिडेंस स्टेटस ऑफ HUF, जल्दी से बताइए। इफ एंटायर कंट्रोल ऑफ HUF इज सिचुएटेड, if entire control of HUF is situated in India, तो तब क्या रेजिडेंस स्टेटस है। और थर्ड, if entire control of HUF is situated outside India, तो तब क्या है। जल्दी से जल्दी जवाब भेजिए। आप भी सोचिए, जो क्लासरूम स्टडी कर रहे हैं, क्लासरूम प्रोग्राम में एनरोल हैं बच्चे, वो भी जल्दी से सोचिए। बताओ
आइए आइए मैडम, बहुत ही जल्दी आ गए आप। इतनी जल्दी कैसे? आवाज भी नहीं निकल रही? भागते भागते आइयो, भागते भागते आइयो, तब जाके इतनी जल्दी। अगर आप चलते चलते आती तो शाम तक पहुंचती। जल्दी से सोचिए, सामने स्क्रीन पर आपके दिख रहे हैं 3 क्वेश्चन, जल्दी से सोचिए। जवाब आ गया घर से तो पहले वाले केस में रेजिडेंट, दूसरे वाले केस में रेजिडेंट और तीसरे वाले केस में नॉन रेजिडेंट। गुड जॉब इसी का। पहले वाले केस में रेजिडेंट, दूसरे वाले केस में भी रेजिडेंट और तीसरे वाले केस में नॉन रेजिडेंट स्टेटस इसका होगा, क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि एचयूएफ हमेशा ही रेजिडेंट है जब तक कि उसका एंटायर कंट्रोल इंडिया से बाहर सिचुएटेड ना हो। इट मीन अगर पार्ट ऑफ द कंट्रोल भी इंडिया में सिचुएटेड है, एंटायर कंट्रोल है इंडिया में सिचुएटेड तब भी, और पार्ट ऑफ द कंट्रोल अगर इंडिया में सिचुएटेड है तो भी, इन 2 केसेस में वो ऑलवेज रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट तब है जब पूरा पूरा उसका इंडिया से बाहर कंट्रोल है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कंट्रोल अमेंडमेंट कहां सिचुएटेड है? तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट होगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जहां डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि जो एचईएफ है उसमें जो नाम आते हैं, एक कर्ता होता है जिसे मुखिया कहते हैं, जिसका सब लोग आदेश मानते हैं, जो हिंदू अनडिवाइड फैमिली पर नियंत्रण रखता है, जिसकी बात की कोई कीमत होती है, और बाकी जितने भी लोग होते हैं वो क्या होते हैं? मेंबर्स हुआ करते हैं। तो एचयूएफ के डिसीजन कहां से लिए जाते हैं? क्वेश्चन ये आ सकता है, या तो डायरेक्ट ही आ जाएगा कि 50% इंडिया में सिचुएटेड है, कंट्रोल 50% बाहर है, या कुछ और कोई और परसेंटेज आ जाएगी तो वो दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्टली ना आके उन्होंने ले लिया कि जो डिसीजन है 4% के डिसीजन आपके इंडिया से लिए जाते हैं, तो आप समझ लीजिएगा पार्ट ऑफ द कंट्रोल इंडिया में सिचुएटेड है। या वो कह देंगे सारे के सारे डिसीजन इंडिया से बाहर लिए जाते हैं, तो इसका मतलब एंटायर कंट्रोल अमेंडमेंट इंडिया से बाहर सिचुएटेड है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चों को क्लियर है? अब हमें ये कैसे पता लगे कि क्या पता लगे कि ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कब होगा? सॉरी, नॉन रेजिडेंट तो पता लग जाएगा, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी कब होगा? ठीक है ना? तो लिखना स्टार्ट कीजिएगा, हेडिंग बनाएंगे, व्हेन एन एचयूएफ इज सेड टू बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। व्हेन an HUF is said to be not ordinary resident in India. कब कोई HUF नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा? कब कोई एचयूएफ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा? इफ कर्ता ऑफ एचयूएफ, यहां पर देखना पड़ेगा, कर्ता ऑफ एचयूएफ satisfied any additional condition if karta of HUF satisfied any additional condition applicable for individual। अगर कर्ता एचयूएफ का कोई भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करता है जो कि इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल है। क्लियर हो गई बात? तो वो नॉट ऑर्डिनरी कहलाएगा, अदरवाइज ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो हो जाएगा। सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया है?
इसे क्वेश्चन को देखते हैं। जो थ्योरी है वो तो यहां लिखी हुई है, आपके सामने दिख रही है, सेक्शन 6(2), ये सारा नोट में लिखा हुआ है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। एक बीच में एचयूएफ का क्वेश्चन आया था जब हम देख रहे थे। 8 हो गया है, 9 और 10 तो मैंने आई थिंक आपको घर से करने के लिए दिया है। 11 भी नहीं था, कहीं 9 से पहले तो नहीं था। 11, 12 भी नहीं था, 13 भी नहीं था। जब ख़त्म हो गया है, शायद 9 से पहले हो क्वेश्चन। हमने कहाँ तक कर लिए थे? 6 के बाद देखते हैं। एक तो देखो आप भी कि कहाँ था वो क्वेश्चन। एचयूएफ लिखा हुआ होगा उस पर, शायद 3rd से 3rd तक तो हमने क्वेश्चन कर लिए थे। 4th शायद क्वेश्चन था वो। यस इट इज। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 15। द बिजनेस ऑफ HUF इज ट्रांजेक्टेड। Business of HUF is transacted from Australia and all policy decisions are taken there. बताइए कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां हो गया? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एंटायर वाली बात हो रही है, तो कहां सिचुएटेड हो गया? आउटसाइड इंडिया। हो गया नहीं हो गया? बात खत्म। इसके बाद आपको कर्ता की दे रखी है डिटेल। लिंक कर्ता की तो तब जाके काम आएंगी अगर वो रेजिडेंट बने। रेजिडेंट बनेगा तो हमें उसे देखना है कि ऑर्डिनरी है वो, नॉट ऑर्डिनरी है। अब क्योंकि यहां पर एचयूएफ के सारे डिसीजन बाहर लिए जा रहे हैं, तो एचयूएफ इज सेड टू बी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। इन्होंने दो चीजें पूछी, डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ई यानी कि जो करता है, तो उसके लिए तो रूल लगा लीजिएगा इंडिविजुअल वाले। और एचयूएफ का मैंने बता ही दिया कि एचयूएफ क्योंकि एंटायर कंट्रोल मैनेजमेंट जो है इंडिया से बाहर सिचुएटेड है, तो इट मींस एचयूएफ इज सेड टू बी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। ई का भी पूछा है इन्होंने, तो ई एक इंडिविजुअल है, इसका कर्ता जरूर है, लेकिन ई अपने लेवल पर इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो इंडिविजुअल वाले रूल लगेंगे, तो वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। Since the business of HUF is transacted from Australia and policy decisions are taken there, it is assumed that control and management is in Australia. That is, control and management is wholly outside India. Therefore, HUF is non-resident for the previous year 2021. क्लियर है सब बच्चों को? क्लियर है? कोई डाउट हो बता दीजिए मुझे। कोई डाउट हो बता दीजिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हमारा रेजिडेंस स्टेटस, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल का ही थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी सब बड़े सिंपल हैं, आप देख भी रहे होंगे। और एचयूएफ के अलावा बाकी और भी सिंपल हैं, क्योंकि इंडिविजुअल और एचयूएफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट होते हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो क्या होते हैं, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो एओपी हो, चाहे बीओआई हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो लोकल अथॉरिटी हो, सारे सारे लोग क्या होते हैं, या तो सिंपली रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे। तो बाकी को भी कंप्लीट करते हैं, सारे सारे आज ही कवर हो जाएंगे हमारे। अब लिखना स्टार्ट करते हैं। हम लिखना स्टार्ट करते हैं। Rules to determine residential status of a company. Rules to determine residential status of company. Rules to determine residential status of a company.
देखिए इसे, क्या खूबसूरत लैंग्वेज लॉ मेकर्स ने लिखी है। ए कंपनी इज रेसिडेंट इन इंडिया इन ऑल केसेस। एक मिनट, इसे थोड़ा चेंज करता हूं मैं। ए कंपनी इज रेजिडेंट इन इंडिया पहला पार्ट, इफ इट इज एन इंडियन कंपनी, इफ इट इज इंडियन कंपनी, यानी कि इंडियन कंपनी ऑलवेज ट्रीटेड एज रेजिडेंट इन इंडिया। इंडियन कंपनी नेवर बी ए नॉन रेजिडेंट। हम कुछ और देखेंगे ही नहीं। अगर क्वेश्चन ये है कि इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज क्या है, वो रेजिडेंट है। एनी अदर कंपनी में कब होगा, ए कंपनी रेजिडेंट इन इंडिया के लिए हम लिख रहे हैं इन द फॉलोइंग केसेस, बी है इन केस ऑफ अदर कंपनी। एक नया नाम दिया है इन्होंने, इन केस ऑफ अदर कंपनी, इफ इट्स POEM प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इसे भी लिख देता हूं मैं, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन केस ऑफ अदर कंपनी, if its POEM is situated in India, अगर पोएम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन इंडिया इन केस ऑफ अदर कंपनी, देन ए कंपनी रेजिडेंट इन इंडिया। इंडियन कंपनी ऑलवेज बी ए रेजिडेंट इन इंडिया, और इन केस ऑफ अदर कंपनी यानी कि विच इज नॉट एन इंडियन कंपनी, इफ इट्स पोएम यानी कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन इंडिया। अब आप ये कहेंगे सर पोएम क्या है, वो भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ही है, कोई अलग बात नहीं है। थ्योरी पर आ जाइएगा, थ्योरी पर आ जाएं हम लोग। पेज नंबर 11 सामने स्क्रीन पर आपको चमक रहा होगा, दिख रहा है नोट्स आपको। रूल्स टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंपनी, ए कंपनी is said to be resident in India in any previous year if it is an Indian company or its poem place of effective management in that year is in India. Now what is poem place of effective management means a place where key management and commercial decisions that are necessary for the conduct of the business of the entity as a whole are in substance made. तो ये क्वेश्चन में आएगा आपके डिसीजन इन होल और सब्सटेंस कहां से लिए जाते हैं, या ये आ जाएगा कि पोएम इंडिया में सिचुएटेड है या पोएम आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है। अगर पोएम आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है तो अदर कंपनी नॉन रेजिडेंट है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि इंडियन कंपनी है, इसका पोएम आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, तो बताइए जल्दी से मुझे आंसर क्या होगा आपका, कंपनी रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट होगी। अगर इंडियन कंपनी है और पोएम आउटसाइड इंडिया है तो जल्दी से बताइए मुझे कि रेजिडेंट होगी नॉन रेजिडेंट होगी, रेजिडेंट होगी, क्योंकि इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट ही होगी, उसके पोएम से कोई भी हमें लेना देना नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चों क्लियर है? तो मैंने जैसे कहा था आपको इंडिविजुअल का जिस दिन खत्म होगा फटाफट सारे के सारे जल्दी जल्दी खत्म होते जाएंगे। अब हमने एचयूएफ का भी खत्म कर लिया आज, और हमने कंपनी का भी खत्म कर लिया, और बाकी लोगों की बारी आती है फर्म की, ईओपी, बीयूआई की, आर्टिफिशियल जुरिडिशल पर्सन की, लोकल अथॉरिटी के, सारे के सारे एक ही रूल हैं, सारे के सारे एक ही रूल हैं, और वो रूल जो हैं वो मिलते जुलते हैं एचयूएफ से। यानी कि जो रूल्स एचयूएफ के लिए था वही रूल बाकी कैटेगरी के लिए भी है। तो सर एचयूएफ के साथ ही क्यों नहीं लिखवा दिया? वो इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि एचयूएफ का फर्दर पोस्टमार्टम होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, लेकिन बाकी लोगों का फर्दर चीर फाड़ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए बाकी लोगों की एक कैटेगरी अलग बनाई गई है। तो रूल्स टू
to determine residence status of firm, comma body of individual, comma artificial person, एक्सेट्रा। यानी कि जितने भी बाकी बच गए सब के ऊपर एक ही तीर लगाया जाएगा लोमेकस का। इफ फर्म एक्सेट्रा, यानी कि सारे लोगों की बात कर रहा हूं, इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन ऑल केसेज। A firm is said to be resident in India in all cases except where entire control and management is situated outside India। जब तक कि उसका एंटायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड सिचुएटेड ना हो, जब तक फर्म एक्सेट्रा ऑलवेज सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। और इसका इंटरप्रिटेशन वही है जो एचयूएफ का था। अगर पार्ट कंट्रोल भी इंडिया में हुआ तो भी रेजिडेंट है, फुल कंट्रोल इंडिया में हुआ तो भी रेजिडेंट है। अगर 100% कंट्रोल बाहर हुआ तो वो नॉन रेजिडेंट होगी। अगर 1% कंट्रोल भी इंडिया में हुआ तो फर्म इज सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन ऑल केसेज। कोई डाउट हो बताइए जल्दी से, कोई भी डाउट हो किसी भी बच्चे को जल्दी से बता दीजिए मुझे। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी किसी भी तरह की। ये कितनी जल्दी सारे के सारे खत्म हो गए आज। इन डीजल में तो 2 दिन 3 दिन लग गए थे, बाकी सारे के सारे विद इन 30 मिनट्स में ही खत्म हो गए। तो सेक्शन 6 भी हमारा क्या हुआ, खत्म हो गया। सेक्शन 5 भी हमारा खत्म हो गया। सेक्शन 5 था स्कोप ऑफ टोटल इनकम, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमें करने हैं। स्कोप ऑफ टोटल इनकम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमें करने हैं प्रैक्टिस के लिए कि नॉर्मली क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन आएंगे डिफरेंट कैटेगरी की, आपको इनकम दे रखी होंगी और जो डिफरेंट कैटेगरी की जो इनकम होंगी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं तो टैक्सेबल होगा ही नहीं होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो टैक्सेबल होगा ही नहीं होगा, नॉन रेजिडेंट अगर आप हैं तो बताइए टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। तो एक आध क्वेश्चन हम उसके भी कर लेते हैं आज। तो फिर 5 और 6 पूरा विद प्रैक्टिस सारा का सारा खत्म हो जाएगा। फिर सेक्शन 7 और 9 हमारा बचेगा, एक क्लास में वो भी खत्म हो जाएंगे। डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू एक्रू और राइज इन इंडिया। उसके बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए क्वेश्चंस निकालिएगा। सो के 3 क्वेश्चन तो थे हमारे इंडिविजुअल से रिलेटेड, चौथा क्वेश्चन था हमारा एचयूएफ से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 अभी मत देखिए क्योंकि इसमें 1-2 चीजें ऐसी आएंगी जो क्वेश्चन जो सेक्शन 7 या सेक्शन 9 की जरूरत पड़ेगी इसमें, इसको हम बाद में देखेंगे। 6 भी मत देखिए, 7 भी मत देखिए अभी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं। कंप्यूट द टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल, एज है 35 साल, बीइंग ए रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। बताइए मुझे जल्दी से, इन्होंने एज जो दे रखी है क्या इसका कोई फर्क पड़ने वाला है क्वेश्चन के ऊपर?
जो इन्होंने एज दे रखी है, क्या इसका कोई फर्क पड़ने वाला है? जल्दी से बताइए मुझे सोच के। नहीं। एज का फर्क कहां पड़ता है? जब हम टैक्स निकालते हैं, जब हम टैक्स निकालते हैं। इनकम निकालते वक्त कोई फर्क फिलहाल नहीं पड़ने वाला। अगर कहीं पड़ेगा किसी इनकम पर तो मैं वो बता दूंगा अलग से, लेकिन अभी तक जितना भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। अब 3 कॉलम हमें खींचने हैं, इसमें 3 कॉलम हमें क्या करने हैं? बनाने हैं। ऊपर जो हेडिंग आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? कंपटीशन, कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम, जो भी नाम होगा इसका, फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। क्लियर है बात? ये एक पर्टिकुलर्स का कॉलम आ जाएगा, एक अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो क्या है, अगर एक आप नॉट ऑर्डिनरी है तो क्या है, और एक आप अगर नॉन रेजिडेंट हैं तो क्या है, ये आ जाएगा। चलिए, ये तो पर्टिकुलर्स है। अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं तो क्या होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो क्या होगा, और अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो क्या होगा। अब एक एक इनकम देखते हैं कि क्या लिखी हुई है इनकम। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड, पहली जो इनकम है वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 50% रिसीव्ड इन इंडिया, 50% रिसीव्ड इन इंडिया। जल्दी से बताइए, टोटल इनकम जो है, जो दिख रही है मुझे, वो 10,000 की दिख रही है। टोटल इनकम 10,000 की दिख रही है हमें। 50% रिसीव्ड इंडिया में हो गया, तो जो रिसीव्ड इंडिया में है 50% यानी कि 5,000, वो तो इंडियन इनकम है। ठीक है। इंडियन इनकम चाहे आप OR हैं तो भी टैक्सेबल होगी, चाहे आप NOR हैं तो भी टैक्सेबल होगी, और चाहे आप NR हैं तो भी टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? 5,000 रुपए तो इंडियन इनकम हो गई। जो बाकी 5,000 बचे, यूके डेवलपमेंट बॉन्ड यानी कि यूनाइटेड किंगडम, तो क्या लगता है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है रिसीव्ड इन इंडिया है? क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है रिसीव्ड इन इंडिया है? नहीं दिया हुआ। 50% के लिए दिया हुआ तो वो हमने लिख दिया। तो यानी कि बाहर रिसीव हुई। और एक्रूड राइट इंडिया कहां की है? इंडिया से तो कोई लिंक ही नहीं है इसका। ये जो सिक्योरिटी रहे, जो बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर, जो भी आप नाम देना चाहें, इंडिया से बाहर के हैं, तो ये भी एक्रूड राइट इंडिया से बाहर की हो गई। यानी कि ये जो 50% इनकम है 5,000 रुपए, ये कौन सी वाली इनकम हुई? फॉरेन इनकम। तो जो फॉरेन इनकम है वो किसके हाथ में टैक्सेबल होती है? OR के हाथ में। NR के हाथ में कभी भी टैक्सेबल नहीं होती। NOR के हाथ में टैक्सेबल हो सकती थी अगर वो किसकी होती? बिजनेस ऑफ प्रोफेशन विद कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहां ऐसे लिखवाया है। वैसे तो आपको 10,000 5,000 5,000 ही लिखने हैं, एक ही बार में खत्म करना है। इसे तोड़ तोड़ के नहीं लिखना। ये पहला क्वेश्चन करा रहा हूं इसलिए मैं तोड़ तोड़ के आपको लिखवा दिया। फिर है इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन चेन्नई 50% रिसीव्ड इन इंडिया। बताइए तो इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन चेन्नई, इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन चेन्नई, बताइए तो। सर पूरी आएगी 20,000। पूरी 20,000 आएगी, क्योंकि चेन्नई का बिजनेस है तो एक्रू एंड राइज इंडिया की हो गई, चाहे रिसीव फिर वो कहीं पे भी होती रहे, एक्रू एंड राइज इंडिया की हो गई। तो इसका मतलब पूरी की पूरी 20,000 इनकम इंडियन इनकम है। क्योंकि पूरी 20,000 इंडियन इनकम है तो वो तीनों ही हाथ में पूरी तरीके से टैक्सेबल होगी। किसी को डाउट हो तो बता दीजिए। तीसरा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। शेयर्स कहां के हैं?
बताइए तो। इंडियन कंपनी में। इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं, जब इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं तो एक्रू एंड राइट कहां हो गई? इंडिया में हो गई, तो इंडियन इनकम हो गई वो, चाहे वो 50% रिसीव्ड इन लंदन हो। लेकिन एक्रू एंड राइट तो पूरी की पूरी इंडिया में हुई, तो जब एक्रू एंड राइट पूरी की पूरी इंडिया में हुई तो जो 20,000 रुपए है ये तीनों ही जगह टैक्सेबल होगा। क्लियर हो गई बात? ये लैंग्वेज आप पूरी की पूरी लिख लीजिएगा यहां पर। इसके बाद है डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, ब्रिटिश कंपनी का डिविडेंड है, लंदन में रिसीव हुआ। ये इंडियन इनकम है, बाहर की इनकम है, तो बाहर की है। यानी बाहरी एक्रू हुई, बाहरी एराइज हुई, तो केवल कहां टैक्सेबल होगी ये? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी रेजिडेंट। 20,000 है ना, 5,000 है, तो ये केवल किस में टैक्सेबल होगी भाई? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी में टैक्सेबल होगी, नॉट ऑर्डिनरी में टैक्सेबल नहीं होगी, और एनआर में भी टैक्सेबल नहीं होगी। क्लियर है ये वाली बात या नहीं है? अब ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आप सेल्फ भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी चीज में अगर दिक्कत आएगी तो वो मुझे बता दीजिए। कुछ चीजें ऐसी जरूर हो सकती हैं कि वो अभी हमने ना पढ़ी हो, ठीक है। जैसे कि मैं अगर नीचे से बात करता हूं, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम ए लैंड इन राजस्थान, ठीक है, तो ये एग्जेम्प्ट इनकम होती है। आप एक अलग से पेज में लिखना स्टार्ट कीजिए, सम एग्जेम्प्ट इनकम, सम एग्जेम्प्ट इनकम। वो हम धीरे धीरे होने के लिए बहुत सारी इनकम होती है एग्जेम्प्ट इनकम, लेकिन फिलहाल जो जो बीच में आ रही है हमारी वो हम लिख लेते हैं। क्या? एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया, एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ इंडिया इज एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है टैक्स ही नहीं लगना, तो जब टैक्स ही नहीं लगना तो वो आपकी टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। ध्यान दीजिएगा, इंडिया की इनकम, अगर ये कहते हैं कि कोई किसान खेती कर रहा है श्रीलंका में, तो श्रीलंका की जो एग्रीकल्चरल आय है क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगी नहीं होगी? होगी। वो एक अलग बात है कि अगर आप ओआर हैं तो हो जाती है फॉरेन इनकम, वो तो एक अलग बात है, और एनआर है तो नहीं होगी। लेकिन जो एग्रीकल्चर इनकम इंडिया की है वो एग्जेम्प्टेड है। अब एग्जेम्प्टेड है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी है तो ये इंडियन इनकम, लेकिन इंडियन इनकम होने के बावजूद क्या है? ये एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर एग्रीकल्चर इनकम बाहर की होती तो बाहर वाली जो एग्रीकल्चर यानी फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट एग्जेम्प्ट। अब फिर फॉरेन इनकम के ऊपर जो टैक्स के रूल होते हैं वो आप लगा दीजिए। इसके अलावा गिफ्ट का मैं आपको लिखवा रहा हूं, ऑल्दो जो गिफ्ट के प्रोविजन है वो बहुत डिटेल्ड है, कम से कम 2 या 3 पूरे लेक्चर लगेंगे गिफ्ट के प्रोविजन को समझाने के लिए। लेकिन क्योंकि शुरुआत का चैप्टर है, यहां पर बीच बीच में गिफ्ट आ सकता है, तो अगर गिफ्ट रिसीव हुआ, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम एनी रिलेटिव, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम एनी रिलेटिव, रिलेटिव की भी डेफिनेशन है उसमें कि कौन कौन है। मैंने बताया कि आपको 3-4 लेक्चर लगेंगे खाली गिफ्ट को समझाने के लिए, मोटे मोटे तौर से मैं बता रहा हूं। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम एनी रिलेटिव, किसी भी अमाउंट के, ऑफ एनी अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। जो एग्जेम्प्ट इनकम है उनके हाथ वो कभी भी टैक्सेबल नहीं होती किसी के भी हाथ में। गिफ्ट received on the occasion of marriage, gift received on the occasion of marriage from any person, यहां पर है from any person, यानी कि आपका दोस्त भी अगर शादी पर आपको गिफ्ट देता है तो एग्जेम्प्टेड है। अगर दोस्त
शादी के अलावा गिफ्ट देता है तो उसके लिए रूल कुछ और हैं। और रिलेटिव आपको कभी भी गिफ्ट दे दे तो वो क्या है, एग्जेम्प्टेड है। रिलेटिव कभी भी गिफ्ट दे दे और दोस्त शादी के अवसर पर गिफ्ट दे तो एग्जेम्प्टेड है। कैटेगरी और भी लंबी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो मैं यहां लिखवा रहा हूं वो पूरे नहीं है। इन अदर केस गिफ्ट ऑफ रुपीज 50,000 इज एग्जेम्प्ट। यानी कि ना शादी का केस था, ना रिलेटिव का केस था, अदर केस था, तो 50,000 रुपए तक का जो गिफ्ट है वो एग्जेम्प्टेड है। और अगर 50,000 रुपए से ऊपर हुआ तो वो टैक्सेबल है। अब अगर ये देखते हैं आप लोग तो देखिएगा यहां पे गिफ्ट नीचे से चौथी पांचवी इनकम पर है। गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ हिज वेडिंग, शादी के अवसर पर गिफ्ट मिला। तो अभी मैंने लिखवाया आपको कि शादी के अवसर पर अगर किसी इंडिविजुअल को गिफ्ट मिलेगा तो वो क्या है, एग्जेम्प्टेड है। शादी के अवसर पर अगर कोई गिफ्ट मिलेगा तो वो क्या है, एग्जेम्प्टेड है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चों को ये क्लियर है या नहीं है? जल्दी से अपना जवाब भेजिए, सभी को ये क्लियर है या नहीं है? और ये जो पेज मैंने सम एग्जेम्प्टेड इनकम लिखवाई है, इस पेज को अभी एक दो पेज को छोड़ दीजिएगा, बीच बीच में जो आती रहेंगी मैं लिखवाता रहूंगा। वैसे तो पूरे इनकम टैक्स में चलेंगी अभी। क्लियर है? तो आज मैं क्लास को यही स्टॉप कर रहा हूं। उसका रीजन है कि जो सेक्शन 7 है और सेक्शन 9 है वो नई क्लास से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज वैसे भी हमने प्रैक्टिस कर ली, जो क्वेश्चन सेक्शन 5 और सेक्शन 6 है उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 7 और सेक्शन 9 के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।